क्या आप जानते हैं कि अब 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको पैन कार्ड के झंझट से राहत मिल सकती है। और अगर आप अपने माता पिता को किराया देकर उनके घर में रहते हैं, उनको किराया देते हैं और टैक्स बचाते हैं, तो अब आपको संभल जाना होगा। आप नौकरी पेशा हैं या बिजनेसमैन हैं, अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, आप बस एक क्रेडिट कार्ड यूजर भी अगर आप हैं, यही नहीं, अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो 5 लाख तक की गाड़ी पर पैन कार्ड की जरूरत अब नहीं होगी। होटल बिल के लिए भी लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। सरकार का मकसद साफ है, छोटे ट्रांजैक्शन से कंप्लायंस का बोझ हटाना। और ऐसे ही बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल का खर्च जो सालों से 100-300 रुपए पर ही अटका हुआ था, अब उसे हजारों में ले जाकर आपका टैक्स बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि आखिर इसमें यही हुआ कि टैक्स बचाया जा सकेगा। दरअसल 1 अप्रैल से इनकम टैक्स कानून में क्या क्या बदलने वाला है, इसे लेकर 25 फरवरी को आयकर विभाग ने ड्राफ्ट आयकर नियम 2026 जारी कर दिया है। इसमें आपकी इनकम और इनकम टैक्स को लेकर किन नई बातों का जिक्र है, कौन से पुराने रूल चेंज होने वाले हैं, बहुत काम की वीडियो रहने वाली है। आज धन की बात की बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और हमारे खास मेहमान चार्टर्ड अकाउंटेंट सी कमलेश कुमार सर जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जानेंगे सारी चीजें। आप रविराजन एंड कंपनी LLP के टैक्सेशन पार्टनर हैं, और शिशिर चौरसिया जी हमारे बिजनेस एडिटर NBT ऑनलाइन के। बहुत बहुत स्वागत शिशिर जी आपका भी। थोड़ा बारीकी समझाइए, टैक्स इनकम टैक्स कानून नया आ रहा है, ड्राफ्ट आ चुका है, कई सारे इसमें बातें निकल कर सामने आई हैं। थोड़ा पहले इसको समझाते हैं, फिर एक एक करके समझेंगे सारी चीजें। हम पाठकों को थोड़ा याद दिलाना चाहेंगे, दर्शक भी हैं सर। सॉरी, दर्शकों को हम थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे कि टैक्स, जो टैक्सेशन है भारत में, वो 2 तरह का टैक्सेशन होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों टैक्स में भारत सरकार एक तरह से कहिए आमूलचूल परिवर्तन कर रही है, सुधार कर रही है। इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार का काम या रिफॉर्म का काम पूरा हो चुका है। वो रिफॉर्म हुआ है GST के रूप में। पहले आपको याद होगा कि हर राज्य में अलग अलग दर से वैट लगता था। अब दिल्ली लोग आते थे सामान खरीदने, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, बिहार से, क्योंकि दिल्ली में सस्ती थी, वैट की दरें कम थी। अब सब समान हो गया, अब पूरे देश का बाजार समान हो गया। तो ये हुआ संभव GST कानून से, और यही इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा सुधार था। उसी तरह से भारत सरकार डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स में बड़ा सुधार करने वाली है। और इसके लिए एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पार्लियामेंट से पास हो चुका है। इसको लागू किया जाना है 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, तो लागू किया जाएगा कोई भी कानून। तो अभी तो एक्ट बना, पार्लियामेंट में एक्ट बना, अब एक्ट के नियम बनेंगे, रूल्स बनेंगे। तो रूल्स एक झटके में भारत सरकार लागू नहीं करती, रूल्स बनाती है, उसका ड्राफ्ट जारी करती है। ड्राफ्ट पर स्टेक होल्डर्स से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, आम करदाता से, कंपनियों से प्रतिक्रिया ली जाएगी। तो इसी संदर्भ में पिछले दिनों CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ड्राफ्ट रूल नोटिफाई किया। उस ड्राफ्ट रूल पर अगले महीने 22 तारीख तक, शायद 22 ही तारीख है, 22 तारीख तक प्रतिक्रिया देनी है लोगों को, मार्च 22 तक। तो उसी पर अब चार्टर्ड अकाउंटेंट देंगे प्रतिक्रिया, लीगल या जो भी इससे जुड़े स्टेक होल्डर होंगे अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो आज धन की बात की सीरीज में हम इसी नए जो ड्राफ्ट रूल आए हैं उसी पर अपने विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट कमलेश जी से बात करेंगे। सर कमलेश जी, अब आप ये बताइए कि इस ड्राफ्ट में कौन कौन सी बड़ी बातें कही गई हैं, आम आदमी को, टैक्स पेयर को, बिजनेसमैन को, नौकरी पेशा को कैसी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, और कहां आपको आपत्ति लग रही है, वो अभी आगे जानेंगे। सर देखिए, ऐसा है, ये जो इनकम टैक्स रूल 2026 आया, 1 अप्रैल 2026 से अप्लीकेबल हुआ। अभी ड्राफ्ट आया है और ड्राफ्ट की अप्रूवल होनी बाकी है। उसके लिए वो सरकार ने पब्लिक में छोड़ दिया था कि अपनी कोई आदमी फीडबैक देना चाहता है, वो 22 फरवरी तक था, तो अपने फीडबैक दे सकता है। कोई चेंजेस या कुछ भी करना चाहता है वो पॉसिबल है। 22 फरवरी या 22 मार्च? 22 फरवरी तक। फरवरी तो बीत गया सर। नहीं, उसी के बाद से ड्राफ्ट आया ना, 22 फरवरी तक दिया गया होगा। अच्छा। जो भी सजेशन होगा। जी जी हाँ। जी जी। अब सजेशन ले लिया गया है
अब सजेशन के बाद अब फाइनल आएगा, अप्रूव होगा, वो अभी सरकार को करना है, ठीक है। अच्छा। अब बात करते हैं कि चेंजेस क्या है, कि अभी उसमें जो अभी ये ड्राफ्ट है उसमें फर्दर कुछ चेंजेस जो लोगों ने अपने व्यूज दिए होंगे, जो फीडबैक दिए होंगे, सरकार उसको इनकॉर्पोरेट करके लाएगी। अब बात करते हैं कि अभी क्या है इस ड्राफ्ट में, तो वो अभी जो अभी ये फाइनल नहीं है, जब फाइनल होगा उस पर पता चलेगा, बट अभी बहुत सारी चीजें दी गई हैं इसमें। जैसे आपने शुरुआत की पैन कोड करने से, कुछ लिमिट एग्जेम्पशन अलाउंसेस बढ़ा दी गई हैं, कुछ परक्विजिट्स की लिमिट बढ़ा दी गई है, जो एम्प्लॉइज है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए काफी चीजें बड़ा चेंज हुई है इस रूल्स के अंदर। मैं एग्जांपल में एक दो बातें करके आगे फिर प्रोसेस करते हैं। जैसे कि पहले लोग एजुकेशन अलाउंसेस की कोई वैल्यू नहीं होती थी, अमाउंट था 100 रुपीज। ये 100 रुपीज आप ये देखिए 1961 से आप चल रहा है, ये कब से आया, वो लिमिट कब चेंजेस हुआ होगा, 100 रुपीज। तो वो आज की डेट में 100 रुपीज एजुकेशन कहीं भी वैल्यू के टर्म्स में वैलिडेट नहीं करता, तो इसको उन्होंने रिवाइज किया है। इसी तरीके से हॉस्टल एक्सपेंडिचर, आप ये बताइए किसी बच्चे को हॉस्टल में रहने की क्या कीमत होती होगी, कॉस्ट कितनी आएगी। तो अभी तक 300 रुपए था। सरकारी जो हॉस्टल्स है ना, जो गवर्नमेंट के हॉस्टल्स है या कॉलेजेस में लिंक करते हुए हॉस्टल है, उनकी भी फीस इतनी नहीं है, विच इज अप्रोक्स लाख रुपीस साल का आएगा, 8-9 हजार रुपए महीने का है। तो इस बात में उन्होंने इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के ये सब चीजें चेंज किए, बहुत अच्छा मूव है। मतलब थोड़ा और इसको समझें, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, तो अब इस नए ड्राफ्ट के तहत और जो नया कानून आएगा उसके तहत जो एक्चुअल में हॉस्टल की जो फीस आएगी, जो भी इसमें प्रावधान होगा, उससे राहत मिल सकेगी। तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम में के अंदर कंसिडर होगा या न्यू टैक्स रिजीम में? दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, जो अलाउंसेस हैं इनकम टैक्स ओल्ड रिजीम के अंदर ही अलाउंसेस और डिडक्शंस है। इन न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर अलाउंसेस पे डिडक्शंस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि ये किसके लिए है। जो ये डिडक्शन जिनकी मैंने दो बातें की, चाहे एजुकेशन अलाउंसेस की बात करो, चाहे हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस की बात करो, these allowances is allowed only in case of old regime। अब जो लोग न्यू रिजीम फॉलो कर रहे हैं उनको तो फायदा मिलेगा ही नहीं। अच्छा, तो नए रिजीम वाले क्या बच्चे नहीं पढ़ाए? ने उनको 12 लाख तक की छूट दे दी। अच्छा, 12 लाख की छूट दे दी, इसलिए उनको सर ऑलरेडी उनकी इनकम की एक टैक्सेशन लिमिट जो बनाई गई है, वो 4-4 लाख के गैप के 5-5% में अप टू 1287 की 60,000 रुपए तक रिबेट है। तो वो रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं मिलती उतनी। तो जब वो है ही नहीं है 87A, मतलब 5 लाख रुपए तक में है, लेकिन 12 लाख रुपए पे सिर्फ ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम में मिलता है ये 87A की रिबेट। तो मीनिंग देयर बाई, अगर आपने बेनिफिट्स लेना है जो इन्होंने रूल्स में डाला है, ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिट, उनके लिए ही बेनिफिट है इन दो आइटम के लिए, जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा सर, अब एम्प्लॉय के लिए अगर बातों पर आए तो उनको मिलने वाले भत्तों में भी कई सारे प्रावधान किए गए लगते हैं। कार लीज को लेकर भी प्रावधान है, और जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि अभी तक क्या होता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में ही हम जब अपने पेरेंट्स के घर पर रहते हैं तो हम वैसे ही अपना रेंट वाली रिसिप्ट फिल कर देते हैं और उसका क्लेम एचआरए के तौर पर ले लेते हैं। अब उस पर भी रोक लगने की, या कहें कि उसको लेके भी सख्ती बरतने की इस नए कानून में बात की जा रही है। थोड़ा बताइए केंद्रीय कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, कोई भी कर्मचारी, प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई भी कर्मचारी के बारे में बात करते हैं। देखिए सर, जो एचआरए की बात आपने की, जो एग्जेम्पशन के लोग लैंडलॉर्ड को क्या करते थे, अभी तक एम्प्लॉयर को एक स्लिप देते थे एम्प्लॉय। आपने देखा होगा, जब आप लोग भी अगर एम्प्लॉय जो लोग हैं, वो एक फॉर्म होता है 12BB। आप अगर महीने साल के शुरुआत में हम एम्प्लॉयर को देते थे 12BB, जिसके अंदर क्या लिखा होता था कि सारी डिडक्शंस आपकी एटीसी में क्या क्या क्लेम कर रहे हो, एचआरए कितना एग्जेम्पशन कितना किलो, रेंट कितना पे कर रहे हो, लैंडलॉर्ड कौन है उसका पैन नंबर ये लिखना पड़ेगा। पहले पैन नंबर लिखता था लैंडलॉर्ड के। अभी तक ये नहीं था कि उनसे रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है। वो रिलेशन इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, जो 124 नंबर फॉर्म आया है,
इस फॉर्म के अंदर उसमें रिलेशन भी स्टैब्लिश करना है, बताना है अगर कोई रिलेशन है तो। पहले क्या होता था, लोग ना डाइवर्जन मतलब टैक्स सेव करने के लिए या यूं कह लें कि टैक्स अवॉइड करने के लिए कुछ रेंट के पैसे या तो अपनी फैमिली को दे रहे होते, या फैमिली में नहीं भी दिया, सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ दे दिया एम्प्लॉयर को, और ऑन दैट बेसिस वो डिडक्शन क्लेम कर लेते थे। अगर फैमिली में है तो उनका पैन नंबर दे दिया। लेकिन अब वो चीजें नहीं है, अब आपको रिलेशन भी बताना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि आपने मिस्टर एक्स को दे दिया, एक एम्प्लॉय ने मिस्टर एक्स जो उनके फादर थे उनको दिया, बट इनकम टैक्स को ये नहीं पता था ये इनके फादर रिलेशन में लगते हैं। अब उन्होंने भी वो इन्फॉर्मेशन सीख कर लिया इस फॉर्म के थ्रू कि आपको रिश्ता भी बताना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली कोई अपनी फैमिली में रेंट नहीं पे करता, और अगर आप पे नहीं कर रहे हैं उस केस में आप सेक्शन 1039 जो पुराना था, अब नया जो आएगा सेक्शन आया हुआ है, उस पे अब आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, रिश्तेदारी में अब नहीं क्लेम होगा? कौन कौन से रिश्तेदारी में नहीं क्लेम होगा? सर मैंने बोला है कि सबको क्लेम होगा अगर आप एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप एक्चुअल में रेंट पे नहीं कर रहे हैं तो अभी भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलता। एक्चुअल रेंट पे करने पे ही एग्जेम्पशन मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, लोग क्या करते थे नॉर्मली, अपने फैमिली में अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को, अपने मदर फादर के नाम पे प्रॉपर्टी होती थी, उनको एचआरए की स्लिप लेके उनका डाल के और क्लेम कर लेते थे। और ये नहीं पता था, मान लो मिस्टर फादर का नाम मिस्टर एक्स है, क्या एक्स उनके फादर, ये नहीं पता ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी इंफॉर्मेशन जाएगी कि मिस्टर एक्स एम्प्लॉय के फादर हैं, तो वो एक अल्टीमेटली एक डाउटफुल एंट्री हो सकती है। दे में इजिली स्क्रूटनाइज कि इसको चेक किया जाए एक्चुअली में रेंट पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति दे दिया अपने फादर का नाम, तो और हमने कहा कि नहीं मैं तो भाई कैश में दे दिया मैंने 25,000, तो वो कैसे चेक करेंगे? नहीं, कैश में नहीं देना है। अच्छा, कैश में नहीं देना है? नहीं, आपको बैंकिंग, क्योंकि ना अगर आपने फादर को कैश दिया है ना, इसको प्रूफ करना बहुत इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि ये एंट्री मानी जाएगी। इस तरह के बहुत सारे केसेस डिसाइडेड है कोर्ट में कि जो फैमिली में कैश देते हैं उनको बोला गया है कि आप अपने बैंकिंग चैनल आपको प्रूफ करना है। सर जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे प्रूफ करेंगे? आप एक फादर से बोलेंगे स्लिप साइन करके दे दो, वो तो दे देंगे, क्या एक्चुअल में फादर को रेंट गया है? इस बात को कैसे सपोर्ट करेंगे आप? वही स्लिप दिखा के कि भैया हमने दे दिया, देखिए पावती है, उन्होंने साइन करके दिया है। एक बार को आप थर्ड पार्टी को दे दो, ज्यादा वैलिडेट करता है, लेकिन अगर आप ना अपने फैमिली में किसी को दे रहे हो, ये वैलिडेशन नहीं हो पाएगा जब तक आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन के मोड में ये पेमेंट नहीं करते। अच्छा, आप ये सोचिए कि ठीक है, हमने पेटीएम कर दिया अपने पिताजी को, और पिताजी ने वो कैश में निकाल के हमको दे दिया, फिर क्या होगा? सर ये इनकम टैक्स उस चीज को ट्रैक नहीं कर सकता। आपको जो प्रोसेस है आप वो फॉलो करना होगा। आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप हमेशा पेमेंट करना चाहिए, और बड़ा पेमेंट है 50,000 से ऊपर की है तो उसमें टीडीएस काटने का प्रोविजन है, आपको टीडीएस भी काटना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग जो लॉ के फॉर्मेलिटीज प्रोसेस है आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप अपनी फैमिली में पेमेंट कर रहे हैं या फैमिली के बाहर पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप एक्चुअल में रेंट पे रह रहे हैं, ध्यान रखना, एक्चुअल में रेंट पे रह रहे हैं, एक्चुअल पेड होना चाहिए रेंट का, तभी आप एचआरए का इंटाइटलमेंट होता है, अदरवाइज आप इंटाइटल नहीं हो। तो ये सब तो सर ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए पछड़े हैं ना, न्यू टैक्स रिजिम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इसलिए ये न्यू टैक्स रिजिम के लिए रेलेवेंसी नहीं रखता। न्यू टैक्स रिजिम में एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं है जी। इसी तरह सर एक और कॉरपोरेट जगत में, ये सरकारी में ऐसा है या नहीं मुझे नहीं जानकारी, लेकिन कॉरपोरेट जगत में ये आम है कि हर महीने आपको वो कूपन मिलता है, फूड कूपन, जिसका लोग इस्तेमाल कुछ मल्टी ब्रांड स्टोर में भी फूड आइटम लेने में कर सकते हैं, दूध लेने में कर लेते हैं। वो टैक्स में उनका कहीं ना कहीं छूट मिलता था। उसमें पहले 2200 रुपये कटा करते थे हर महीने, और 2200 रुपये का मिल जाता था प्लक्सी और ये सब में। तो वो अब उसमें क्या हो गया है सर? उसमें क्या सिस्टम बदल गया है? देखो, वो तो ओल्ड रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में अवेलेबल था। अगर कोई आपको कूपन 5,000 रुपए तक था,
5,000 रुपए तक कूपन मिलता था, आप एग्जाम पे फ्लेक्सिबिलिटी एग्जाम में, अब वो बढ़ा के उसको 5 को 15,000 रुपए कर दिया गया। अच्छा, पर एम्प्लाई। जी जी, और ये पर एम्प्लॉई। तो ये क्या ओल्ड टैक्स रिजिम में है या न्यू टैक्स रिजिम में भी है? ये सर ये पहले ओल्ड और न्यू दोनों में और अभी भी है। अच्छा, अभी भी है। तो फायदा है, ओल्ड में भी है और न्यू टैक्स रिजिम में। जी, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता देना कि अब क्या, जैसे पहले हमें याद है कि 2200 रुपए, इसमें 2200 रुपए जाते थे। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि 2200 तो वो तो कंपनी की अपनी लिमिट है, वो 2200 करो, 3,000 करें, 10,000 करें, 15,000 करें। इनकम टैक्स ने क्या बोला, अगर आपको 5,000 रुपए तक मिलता है तो हम एग्जेम्प्ट करेंगे, अगर 5,000 से ऊपर आपको मिलता है तो आपको टैक्स करेंगे। अब वो लिमिट 5,000 की लिमिट उठा के अब उन्होंने 15,000 कर दी। अच्छा, एक चीज सर ये भी है कि अब 20 लाख तक की अगर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो फिर पैन कार्ड नहीं देना होगा। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि 5 लाख तक की अगर गाड़ी है, अगर आती है गाड़ी 5 लाख तक की, तो उसमें भी पैन कार्ड नहीं देना होगा। क्या इस तरह की भी ड्राफ्ट में बातें निकल कर सामने आ रही है? और एक इसी में क्वेश्चन जोड़ देता हूँ, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन पर भी नजर रहेगी शायद, 1 साल में 10 लाख तक की अगर कुछ ट्रांजैक्शन होगी तो कुछ इस पर भी प्रावधान है? देखिए सर, ऐसा है, पहले भी और अभी भी, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते थे, पहले 10 लाख रुपए था कि 10 लाख रुपए एंड अबव की प्रॉपर्टी खरीदते तो उसमें पैन कोड करना कंपलसरी होता। तो वो जो लिमिट इस ड्राफ्ट में लिया गया कि इसको 10 लाख की लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया। यानी अगर आप 20 लाख के अंडर कोई प्रॉपर्टी करते हैं, किसी के पास पैन नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है। बट टेक्निकली अब वो पैसा कहाँ से है, दूसरा इशू है। बट अगर कहीं गिफ्टेड पैसा है, कुछ भी है कि पैन नहीं है, कई बार आप देखोगे गांव में जाके जो बहुत सारे फीमेल्स हैं या शहर में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास पैन नंबर अभी तक नहीं है, बट लोग प्रॉपर्टी खरीदते, जैसे फादर अपने वाइफ के नाम पे या कोई बच्चा अपनी मदर के नाम पे कुछ खरीदना चाहता है, मकान और लव एंड अफेक्शन, बट उस लेडी के पास पैन नहीं है, कैसे खरीदेगा? तो ये एक अच्छा मूव है, ऐसे लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते अप टू वैल्यू ऑफ रुपीज 20 लाख। 10 लाख तक तो पहले ही था, बट क्योंकि जिस समय ये बना था, जिस समय ये फॉलो हो रहा है, आज की डेट में कोई भी घर या प्रॉपर्टी खरीदते इतना सस्ता आता नहीं है। अगर आज की डेट में प्रॉपर्टी खरीदे, अब 1 बेडरूम फ्लैट भी अगर खरीदने जाते हैं तो भी 10-20 लाख रुपए से ऊपर ही आता है, अप्रोक्स 20 लाख रुपए। तो अल्टीमेटली अब 1 बेडरूम से नीचे है क्या, आप ये सोचिए। तो अब ये कुल मिलाकर जो भी ड्राफ्ट के प्रावधान हैं, ये कहें कि अब 1 अप्रैल से पहले इनमें कोई बदलाव आएगा, कब तक पता चल पाएंगे लोगों को कि क्या कुछ चेंजेस इसमें हुए हैं? मतलब जो 1 अप्रैल 2026 से जो कानून आएगा उसमें क्या क्या चीजें बदलने वाली हैं, वो कब तक साफ हो जाएगा? सर ये अभी जो ड्राफ्ट बिल अभी फाइनल होना है, जैसे ये फाइनल होगा, जो आप अभी हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्ट बात करें, जैसे आपने 5 लाख रुपए तक बात की अभी लिमिट, मोटर गाड़ी के लिए बात की, व्हीकल्स के लिए। पहले क्या था, कोई सी भी कार खरीदो आपको चाहिए, कोई सी भी कार खरीदो आपको पैन नंबर चाहिए। लेकिन अभी बोला गया कि अगर आप व्हीकल्स खरीदते हो तो इवन पहले बाइक के लिए नहीं था, ये मोटरसाइकिल के लिए नहीं था। बट क्वेश्चन क्या है कि जब मोटरसाइकिल के नहीं है खरीदने पे, तो कोई कोई मोटरसाइकिल ऐसा है कि 20-20 लाख रुपए की है, उसमें पैन की जरूरत नहीं है क्योंकि मोटरसाइकिल में नहीं था। अब उन्होंने व्हीकल्स बोल दिया, 5 लाख की लिमिट कर दी। इसका मतलब आप कार खरीदो, बाइक खरीदो, जो मर्जी खरीदो, अगर वैल्यू 5 लाख से एक्सीड करते हैं तो आपको पैन कोड करना कंपलसरी है। तो ये एक ट्विस्ट है जो कि समझना पड़ेगा दर्शकों को। अब रही बात की ये आपने क्वेश्चन पूछा कैसे पता लगेगा, क्या देखिए जो ड्राफ्ट फाइनल ऑलमोस्ट ये सेम होगा, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जो फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल 2026 अप्रूव हो जाएगा, तो उस 1 अप्रैल 2026 से पहले होना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से ये एप्लीकेबल है होना है। इसके लिए सरकार को उससे पहले फाइनल करके अब नोटिफाई करना पड़ेगा रूल। अच्छा सर, इसमें एक नॉन कैश गिफ्ट में भी कुछ हुआ है, तो ये नॉन कैश गिफ्ट और कैश गिफ्ट, ये दोनों में क्या प्रावधान है और क्या चेंजेज होने वाला है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा। अभी जो नॉन कैश गिफ्ट, वही वाउचर्स की बात हो रही है ये सर, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन रेज किया था कि वो 2200 रुपए वाली जो गिफ्ट वाउचर मिलता है, कैश गिफ्ट है सर। ठीक है, तो ये उसी की बात हो रही है कि अगर
5,000 को बढ़ा के 15,000 कर दिया। तो उम्मीद करते हैं सर इस ड्राफ्ट की और भी क्लैरिटी जैसे जैसे हाँ, आएगी धीरे तो धीरे फिर, धीरे धीरे पता इसमें करेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन वो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम वाला जो फंसा हुआ है ना पेच, वही यहाँ पे उलझा रहा है कि भाई जब ओल्ड टैक्स रिजीम को कहा जा रहा है कि हम खत्म करने जा रहे हैं, तब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नए टैक्स इनकम टैक्स कानून की बातों को जोड़ रहे हैं। जिस चीज को हम खत्म करने वाले हैं उसमें आप प्रावधान लेकर आ रहे हो, और जो चीज हमें आगे फॉलो करनी है यानी न्यू टैक्स रिजीम, उसको लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो ये जरा समझने वाली बात होगी। हाँ सर। देखिए सर, ऐसा है, ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। जो हाई पेड लोग हैं, जो हाई सैलरीड वाले हैं, जिनकी डिडक्शन एग्जेम्पशन ज्यादा है, जिनको एचआरए रेंट ज्यादा पे करते हैं, जो बड़े जो हायर टैक्स ब्रैकेट में लोग हैं, उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है। कई कई लोग, एग्जाम्पल के तौर पे, कई लोग 2 लाख रुपए तो रेंट पे कर रहे हैं, जिनकी मान लो कि 10 लाख रुपए सैलरी है और 2 लाख रुपए रेंट पे कर रहे हैं। अगर 2 लाख रुपए 24 लाख का तो उन्हें एचआरए क्लेम हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उनके लिए तो ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है। ऐसे लोगों के लिए बहुत बेनिफिट्स है। आप ऐसे उनको होम लोन, उनको लोन, जो एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर बच्चा पढ़ रहा है, उनको ये वाले डिडक्शंस मिल जाएंगे जो भी हमने बात किए, हॉस्टल एक्सपेंडिचर में मिल जाएगा, उनको एजुकेशन अलाउंस मिल जाएगा। नहीं सर, लेकिन हम बात तो यही कर रहे हैं ना कि ओल्ड टैक्स रिजीम तो बस एबॉलिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आगे आने वाले नहीं, अबॉलिश होना होता है सर, वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 यानी न्यू इनकम टैक्स एक्ट में लेके नहीं आते। अगर अबॉलिश करना होता तो ये अभी तक लेके नहीं चल रहे होते। आप ये बताइए कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, उसको ओल्ड चीजों को लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अभी भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच इज अलाउड इन ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है सर, अभी 1 अप्रैल की तारीख तक बहुत कुछ पड़ाव और बहुत कुछ मोड़ देखने होंगे, और हम अपने व्यूअर्स को ये भरोसा देते हैं कि इनकम टैक्स से जुड़ी हुई हर बातें आपको लगातार बताते रहेंगे। कमेंट्स में आप अपनी जो शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, उनको आप रख सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कमलेश सर का, और साथ ही साथ शिशिर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो ड्राफ्ट आया और इनकम टैक्स के आने वाले बदलाव को लेकर यहाँ पर आपने चर्चा में शिरकत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।